आज के कार्यक्रम की फॉर्मल शुरुआत करने जा रहे हैं। तो इस शुरुआत में आप सभी का आज के सेमिनार में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। मैं बार के प्रधान श्री विनय कुमार बिश्नोई जी को मंच पर आमंत्रित करूंगा, वह आए। आज के सेमिनार के मुख्य वक्ता सीनियर एडवोकेट श्री जे एस मल्ली जी, रिस्पेक्टेड सेक्रेटरी ऑफिस बीयर्स एंड रिस्पेक्टेड मेंबर ऑफ दिस बार। सबसे पहले तो मैं जे एस मल्ली जी का धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने हमारा निवेदन स्वीकार किया और इस लेक्चर के लिए वो रेडी हुए। और ये हमारे लिए बड़ी सौभाग्य की बात है कि ऐसे सीनियर्स मेंबर जो हम जूनियर्स को हर तरह के सपोर्ट करने के लिए तैयार हैं, तो उनका मैं बहुत धन्यवाद करता हूँ और हमारी बार में पहुँचने पर स्वागत करता हूँ। मुझे अभी कुछ मेंबर्स कह रहे थे कि सर ये प्रोग्राम कंटिन्यू होते रहने चाहिए। हम कंटिन्यू लगे हुए हैं, ऐसी बात नहीं है कि हम कोई डिले कर रहे हैं। अभी हमारे एक जो टॉपिक है आर्ग्यूमेंट की, आर्ग्यूमेंट कैसे प्रिपेयर की जाए, कैसे जुडिशियल ऑफिसर्स के सामने रखी जाए, उसके लिए भी हमने एक हमारे सीनियर मेंबर्स को कह रखा है। और वो विदिन आप ये मानिए कि 5 या 6 दिन में वो भी तैयार हो जाएगा। वो प्रोग्राम भी हम करने जा रहे हैं। तो इस प्रोग्राम के बीच में ज़्यादा समय ना लेते हुए मैं आप सबका धन्यवाद करता हूं कि आप सभी आए हैं। जे एस मल्ली साहब का मैं धन्यवाद करता हूं, सीनियर मेंबर जी का। और मेरी एक रिक्वेस्ट है कि आप सभी अपने साथियों को भी लेकर आए, क्योंकि आपकी जो हाजिरी यहाँ प्रेजेंस है वो मोटिवेट करती है हमारे सीनियर्स को कि भाई आप लोग इतने उत्सुक से सुनने के लिए आए हैं। तो आप सबसे ये रिक्वेस्ट है कि जो टाइमिंग हमारा सपोर्ट करें। बहुत बहुत धन्यवाद। को आगे बढ़ाने से पहले मैं मेंबर से रिक्वेस्ट करूंगा, अपने मोबाइल को कृपया साइलेंट मोड पे कर लें, जिससे प्रोग्राम में कोई डिस्टरबेंस क्रिएट ना हो। वह एनडीपीएस एक्ट 1985 के बेसिस पे है। जैसा कि मैं पहले बता रहा था कि 1985 से पहले हमारे देश के अंदर अफीम, गांजा, चरस से संबंधित कोई भी ऐसा कानून जिसमें पेनल पनिशमेंट हो, ऐसा कोई नहीं था। जैसे शराब ठेकों पे खुलेआम मिलती है, इस प्रकार से मिलती थी, बड़ा ओपन था। 85 में जब ये कानून बना, उसके बाद ही ये पेनल के अंदर आया है। इसके अंदर अब तक 4 अमेंडमेंट्स हुई हैं। जो बाकी डिटेल्स हैं, जो इस एक्ट की बारीकियां हैं, प्रोसीजर है, वो हमारे सीनियर मेंबर श्री जे एस मल्ली जी हमारे बीच में डिटेल में बताएंगे। तो अब मैं आमंत्रित करूंगा हमारे बार के सीनियर मेंबर श्री जे एस मल्ली जी, वह मंच पर आए और आप सभी से रिक्वेस्ट है कि तालियों के साथ उनका स्वागत करें। आदरणीय प्रधान जी, सेक्रेटरी साहब व ऑनरेबल मेंबर ऑफ द बार, जैसा कि प्रधान जी ने भी आपको बताया है कि उन्होंने मुझे ये मौका दिया है कि मैं अपने बच्चों और भाइयों के सामने एनडीपीएस जो कि 1985 में शुरू हुआ था उसके बारे में इंटरेक्ट करूं और एक जानकारी दूं कि किस प्रोसीजर के साथ हमें एनडीपीएस में केसेस को करना चाहिए। सबसे पहले एनडीपीएस जो बना 1985 में, इसका क्या कारण था बनाने का, उसके पीछे क्या पोजीशन थी। उससे पहले 1858 के अंदर एक ओपीएम एक्ट बनाया गया, जिसके अंदर करीबन जो आजकल हम डील कर रहे हैं, स्मैक हुई, चरस हुई, हीरोइन है या और जो भी कंट्राबैंड थे, वो सारे उसके अंदर मैक्सिमम उसी के अंदर कवर कर रखे थे। लेकिन 1930 के अंदर ड्रग्स एक्ट, डेंजरस ड्रग्स एक्ट को अप्लाई किया, उसमें मेडिसिन को उसमें ले गए। तो 1878 के अंदर इसमें फिर ओपीएम एक्ट में अमेंडमेंट की और उसको सारे इंडिया के अंदर लागू किया। उसके अंदर मेनली जो सेक्शन 9 था ओपीएम एक्ट का, वही ज्यादा पोजेशन के ऊपर, वही उसी के बारे में केसेस चलते थे। और उस वक्त स्पेशल कोर्ट की बजाय ये ऑफेंसेज सारे ट्राइबल बाई मजिस्ट्रेट होते थे। मजिस्ट्रेट ही ट्राई करता था, जिनमें नॉर्मली जो मजिस्ट्रेट को पावर थी 3 साल से ऊपर सजा करने की पावर नहीं थी। तो 80% केसेज में किसी में प्रोबेशन होगी, किसी की अंडरगोन कर दी, किसी के किस तरीके से। तो इस तरीके से इस ड्रग्स को कोर्टों ने भी डील किया और लेजिस्लेशन ने भी इसको डील किया। लेकिन टाइम बदलते हुए 1980 के अंदर
ये जो मेन हीरोइन है और जो मेट्रोपॉलिटन सिटीज के अंदर इसका ट्रांसपोर्टेशन बहुत ज़्यादा शुरू हो गया, और जो छोटे लेवल के कंट्राबैंड थे जैसे चूरा पोस्ट है, ओपियम है, भांग है, या और इस तरीके की माइनर क्वांटिटी के हैं, वो शहरी इलाकों में ना होके गांव के अंदर और छोटे शहरों में उनका ज़्यादा चलन शुरू हो गया। इस प्रॉब्लम को देखते हुए गवर्नमेंट ने कि इसको किस तरीके से इस सारी सिचुएशन को काबू किया जाए, तो एक कमेटी बनाकर उन्होंने अपनी रिकमेंडेशन दी, और 1985 के अंदर ये जो एक्ट जिसको कि अब हम डील कर रहे हैं, ये एक्ट लागू किया गया, एनडीपीएस एक्ट। जब ये एक्ट बनाया गया था 1985 के अंदर शुरू हुआ, तो उस वक्त ये जो आज कंट्राबैंड की 3 क्वांटिटी बनाई हुई है ए बी सी, उस वक्त नहीं थी। उस वक्त सिर्फ एक ही सेक्शन के अंदर सारे रखे हुए, ओपियम का अलग बना दिया, ड्रग्स का अलग बना दिया, डिफरेंट सेक्शन बना दिए, लेकिन उसके अंदर सेंटेंस जो रखी हुई थी, अगर आपके पास से 10 ग्राम ओपियम पकड़ी गई और आपका ट्रायल गिल्टी ऑर्डर कर दिया, तो जज वाज बाउंड टू कन्विक्ट फॉर 10 ईयर 1 डे। उस वक्त क्वांटिटी नहीं थी, स्मॉल क्वांटिटी, मीडियम क्वांटिटी या कमर्शियल क्वांटिटी। तो इस प्रॉब्लम को जब कोर्टों ने भी इस चीज को फिर देखा कि एक माइनर सी क्वांटिटी के लिए हमें आदमी को 10 साल के लिए सजा करनी पड़ रही है, और बेल क्योंकि 37 एप्लीकेबल था, उस वक्त 37 अप्लाई कर दिया कि ये कोर्ट फाइंडिंग देगी कि प्रिमा फाcie ही इज नॉट गिल्टी ऑफ द ऑफेंस एंड ड्यूरिंग द बेल ही विल नॉट कमिट एनी अदर ऑफेंस। तो ये फाइंडिंग कोई भी जज अपने पास से नहीं देता था। इसलिए जो भी इस नए एक्ट के अंदर केसेस ट्राई थे 1985 से लेके 1988 तक, ये प्रॉब्लम बहुत ज्यादा कोर्टों में भी आ गई और पब्लिक के अंदर और जेल के अंदर, ये सारी हर जगह इस चीज की प्रॉब्लम आई कि छोटी क्वांटिटी की वही सजा है और बड़ी क्वांटिटी पे भी वही सजा है। तो उस वक्त बेल का प्रोविजन भी नहीं था। यहां मैं आपको 1-2 एग्जांपल बताता हूं। मैंने ही किया था एक केस, 1 किलो ओपियम थी। तो उस वक्त ये 90s की बात है, मिस्टर केसी गुप्ता जी यहां सेशन जज होते थे। तो मैंने बेल लगाई, उन्होंने बेल रख ली। तो उनका जाते ही मेरे को उन्होंने कहा कि देखो मल्ली, इसमें वी आर बाउंड टू रिजेक्ट दी बेल एप्लीकेशन। हालांकि ये क्वांटिटी इतनी ज्यादा नहीं है जिसके लिए बेल खारिज की जाए, लेकिन हमारे बस की बात नहीं है, तो आप या तो विड्रा कर लो और या खारिज करवा लो। मैं जी खारिज तो बेल नहीं करवानी, मैं विड्रा कर लेता हूं। तो मैंने स्टेनो के पास विड्रा का बयान लिखवा दिया। अभी बयान में लिखवा ही रहा था तो जज साहब ने मेरे को दोबारा बुलाया और कहा कि मिस्टर मल्ली, इसमें ना एक पब्लिका का ज्वाइन किया हुआ है, आप ऐसे करो उसका एफिडेविट ले आओ, तो बेल सेकंड बेल लगा देना। मैंने पार्टी को कहा वो जाके एफिडेविट लाए, इंडिपेंडेंट को कहा कि मेरे सामने कोई रिकवरी नहीं हुई। तो मैंने दोबारा सेकंड बेल एप्लीकेशन लगा दी और वो बेल उन्होंने ग्रांट कर दी। तो दिक्कत यहां ये थी कि छोटी क्वांटिटी के लिए भी वही 10 साल, और अगर आपके पास से 1 क्विंटल कोई चीज पकड़ी गई तभी भी 10 साल। तो इस चीज को फेस करते हुए दूसरा एक और जो प्रॉब्लम आई पोजेशन के ऊपर, तो जो मैं जा रहा हूं मेरे पास से कोई चीज पकड़ी गई तो मेरा तो ट्रायल होगा, लेकिन दिक्कत ये आएगी कि ये आई कहां से, ये जो ड्रग्स है ये आई कहां से और जानी कहां है। इस चीज के लिए अमेंडमेंट की गई एक्ट के अंदर 1988 के अंदर, और सेक्शन 27A को ऐड किया गया कि जो भी जिससे लेके आएगा और जिसको जाके देनी है उनकी अबेटमेंट में कहो उसकी कंस्पिरेसी कहो, दे आर आल्सो लायबल फॉर दी ऑफेंस। तो ये 27 से 1988 के अंदर ऐड कर दिया एक्ट के अंदर, और उसमें फिर पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन के ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन उन आदमियों को भी पकड़ना शुरू कर दिया जहां से आई थी,
और आगे अगर किसी को सप्लाई करनी है तो उन आदमी को भी पकड़ना शुरू कर दिया। तो इस तरीके से इन्वेस्टिगेशन चलती रही, लेकिन दिक्कत वही थी कि एक छोटी सी क्वांटिटी के लिए 10 ग्राम के लिए 20 ग्राम के लिए किसी आदमी को 10 साल की सजा की जाए, तो जज भी इस चीज को फील करते थे, पब्लिक भी फील करती थी और हाईकोर्ट भी फील करता था, और सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी ये आवाज गई कि एक छोटे से ऑफेंस के लिए आप 10 साल सजा इसकी की जाए, जो कि सही नहीं लगती एक्ट के मुताबिक। तो इस चीज को, इस डिफिकल्टी को फील करते हुए 2001 के अंदर अगेन अमेंडमेंट वाज मेड इन द एक्ट, और हर कंट्राबैंड की, चाहे वो चूरा पोस्त हो, चाहे वो ओपियम है, चाहे वो हीरोइन है, उसकी 3 क्वांटिटी एबीसी बना दी, स्मॉल क्वांटिटी, इंटरमीडिएट क्वांटिटी एंड कमर्शियल क्वांटिटी। तो उसके अंदर जो सेंटेंसेस अप्लाई की कि स्मॉल क्वांटिटी को 6 महीने सजा और 10,000 रुपए फाइन, ये एक्ट के अंदर प्रोवाइड करेगा। जहां स्मॉल क्वांटिटी है उसके अंदर ये सजा होगी। नॉन कमर्शियल के अंदर जज को डिस्क्रिप्शन दे दी कि अगर क्वांटिटी के मुताबिक वो उसको लगता है कि ये क्वांटिटी इतनी ज्यादा हाई नहीं है, तो ही कैन पास दी सेंटेंस अकॉर्डिंग टू दी क्वांटिटी ऑफ दी ड्रग। किसी को 3 कर दी, किसी की 4 कर दी या 5 कर दी, और फाइन वाज मेड टू एक्सटेंड अप टू 1 लाख। तो उसमें किसी को 10 कर दिया, किसी को 20 कर दिया। और स्मॉल क्वांटिटी में कई कोर्टों ने ये प्रोसीजर अडॉप्ट कर लिया, या तो अंडरगोन कर दी या उसको 10 या 15,000 रुपया फाइन किया और उसको जाके कह दिया तो आप जाओ। अब कमर्शियल क्वांटिटी बन गई। बेल का प्रोविजन जो था वो लिबरल हो गया, क्योंकि 37 वाज ओनली एप्लीकेबल ऑन सेक्शन 19, 24 एंड 29, 27 है। अब अगर आपके पास से मान लो 10 ग्राम ओपियम पकड़ेगी, है तो स्मॉल क्वांटिटी, और पुलिस ने ये एविडेंस कलेक्ट कर ली कि ये फलां जगह से लेके आया है, उसमें 27 सेल लगी। अगर 27 सेल लगी तो अगेन देयर इज ए बार टू ग्रांट दी बेल। उसमें फिर दिक्कत आ गई कि एक छोटी क्वांटिटी में अगर 27 सेल लगने से ये सारे का सारा ही प्रोसीजर फिर 37 के अंदर कवर हो जाएगा। तो अब लिबरल कर दिया कि स्मॉल क्वांटिटी, इंटरमीडिएट क्वांटिटी, इनके ऊपर 37 की एप्लीकेशन नहीं होगी। ये सारी एप्लीकेशन, बेल एप्लीकेशन जो इसमें फाइल होगी वो 439 के अंदर कोर्ट उनको कंसीडर करेगा, और 37 सिर्फ अप्लाई कर दिया कमर्शियल क्वांटिटी के अंदर। अब ये जब 2001 में शुरू हो गया, लागू कर दिया, तो इन 3 पार्ट्स को बढ़ा दिया। उसके बाद भी बेल के अंदर थोड़ी बाती प्रॉब्लम, जहां मान लो जैसे कि मैं एग्जांपल दे रहा हूं कि जो नॉर्मल अपने नॉर्थ इंडिया के अंदर चीजें चलती हैं वो है पॉपिस्टा, ओपियम, या भांग के लोग उसको भांग कहते हैं, या गांजा। ये 4 चीजें हैं जो कि अपने नॉर्थ इंडिया के अंदर आमतौर पे लोग उसको यूज करते हैं, कंज्यूम करते हैं, इसको लेते हैं। तो इसके अंदर क्वांटिटी बना दी। पॉपिस्टा के अंदर तो 1 kg स्मॉल क्वांटिटी कर दी, 1 to 50 kg इंटरमीडिएट क्वांटिटी कर दी, एंड मोर देन 50। अगर 50 kg भी है तो भी आपकी इंटरमीडिएटेड क्वांटिटी में आएगी, वो कमर्शियल क्वांटिटी में नहीं जाएगी। इट शुड बी मोर देन 50 kg, तो उसको कमर्शियल क्वांटिटी में कर दिया। इसी तरीके से ओपियम को 3 भागों में बांटा। जब 25 ग्राम को तो कर दिया स्मॉल क्वांटिटी में, उससे ऊपर 2.5 किलो तक कर दिया नॉन कमर्शियल क्वांटिटी में, और 2.5 किलो से ऊपर उसको कर दिया कमर्शियल क्वांटिटी में। तो ये अलग अलग कंट्राबैंड को, हीरोइन को भी इसी तरीके से 25 ग्राम और 250 ग्राम, उस तरीके से उनको सारों को कर दिया। अब इसके लिए 36A के अंदर, जो अपने एनडीपीएस के अंदर है 36, उसके अंदर जब ये 2001 में अमेंडमेंट की,
तो स्पेशल कोर्ट्स बना दी कि स्पेशल कोर्ट विल ट्राई दी ऑफेंसेस। हालांकि अब हर जगह ये एप्लीकेबल नहीं हुई, स्पेशल कोर्ट नहीं बनी, लेकिन कई कई जिलों के अंदर स्पेशल कोर्ट एनडीपीएस के लिए बन गई थी। और अब इस वक्त अपने भी हिसार के अंदर स्पेशल कोर्ट है जो श्री निशांत शर्मा जी एनडीपीएस के केस से डील कर रहे हैं। तो एक और प्रोविजन जो कन्वर्ट किया गया, पहले एक्ट के अंदर जो 1985 में बना था उसमें मैक्सिमम पीरियड फॉर प्रेजेंटेशन ऑफ चालान वाज 90 डेज कि 90 दिन के अंदर इन्वेस्टिगेशन पूरी करके पुलिस कोर्ट के अंदर चालान देगी। तो जब ये 2001 के अंदर अमेंडमेंट की, उसके बाद डेज को भी कन्वर्ट किया गया। नॉन कमर्शियल क्वांटिटी के लिए तो 60 डेज कर दिए कि पुलिस विल कंप्लीट द इन्वेस्टिगेशन विद इन 60 डेज, और जो कमर्शियल क्वांटिटी थी उसको 90 डेज की जगह 180 डेज कर दिया। 180 डेज के आगे भी एक प्रोविजन रख दिया कि कोर्ट में एक्सटेंड दी लिमिटेशन टू फाइल दी चालान अप टू 1 ईयर ऑन दी एप्लीकेशन ऑफ द प्रोसिक्यूशन। तो नॉर्मली 6 महीने में ना तो ऑफिसर की रिपोर्ट आती है, ना ही इन्वेस्टिगेशन वो कंप्लीट करते हैं। उस वजह से मुलजिम, क्योंकि कमर्शियल क्वांटिटी है, बेल के चांसेस तो वैसे भी उसमें कम होते हैं कमर्शियल क्वांटिटी में, या तो अपने कोई करता नहीं बेल, लेकिन चालान को प्रेजेंट करने का जो 180 डेज कर दिया, उसके तहत उसके बावजूद भी उसको 6 महीने की जगह कोर्ट 1 साल तक एप्लीकेशन पे ऑन दी एप्लीकेशन 1 साल तक ले जाती है। तो 1 साल की कस्टडी विदाउट एनी ट्रायल, विदाउट एनी एविडेंस, 1 साल तक आप चालान भी दे रहे, टाइम आपको मिल गया। तो ये अगेन डिफिकल्टी अराइजेज। तो इंस्ट्रक्शन इश्यू की गई कि चालान और एफएसएल की रिपोर्ट, क्योंकि विदाउट एफएसएल रिपोर्ट इट कैन नॉट बी सेड कि वेदर इट इज ओपियम, वेदर इट इज नारकोटिक्स, उसमें फॉल करता या नहीं करता। विदाउट रिपोर्ट यू कैन नॉट फाइंड के व्हाट कंट्राबैंड इज देयर। उस चीज को इंस्ट्रक्शन इश्यू की गई कि जितनी भी जल्दी हो, लेबोरेटरी भी अपने एक साल में बनाई। पहले ये एफएसएल की जो रिपोर्ट थी ये 7 साल 1.5 साल तक नहीं आती थी, और उसके अंदर इनकम्प्लीट चालान का ग्राउंड बना के कोर्ट से बेल करने लगी 167(2) के अंदर। इफ चालान इज फाइल्ड बिफोर द कोर्ट बट द एफएसएल रिपोर्ट इज नॉट अटैच्ड विद द चालान and 180 days has already been less, then some judges grant the interim bail and some judges grant the bail on this ground that चालान has not, FSL report has not been filed with the चालान, therefore accused is ordered to be released on bail। तो इसके लिए थोड़ा सा फिर उन्होंने किया ये, इसको किसी तरीके से थोड़ा सा टाइम चालान के लिए भी और एफएसएल की रिपोर्ट भी किसी तरीके से जल्दी आए और उसको ट्रायल को स्पेशल कोर्ट के अंदर जल्दी से जल्दी किया जा सके। तो इन प्रोविजन के तहत जो ट्रायल है, हमारे पास जब एक्ट बना 1985 में, कुछ मुलजिम के लिए, जो मुलजिम होते हैं उनके सेफ गार्ड के लिए कुछ प्रोविजन बनाए गए कि कोई फॉल्स इम्प्लीकेशन ना हो, उस चीज को कैसे कम किया जा सकता है और पुलिस के ऊपर क्या कंट्रोल रखा जाए कि किसी आदमी का भी किसी केस में फॉल्स इम्प्लीकेशन ना हो। तो इस चीज को देखते हुए प्रोविजन जो बनाए गए एनडीपीएस के अंदर, सबसे पहला प्रोविजन मैंडेटरी प्रोविजन जो रखा कि पुलिस है टू कंप्लाई विद द मैंडेटरी प्रोविजन फॉर सबसेक्शन 42 सर्च एंड सीजर। 42 के अंदर देयर आर 2 पार्ट्स इन 42। नंबर 1, इफ सर्च इज कंडक्टेड आफ्टर सनसेट एंड बिफोर सनराइज, देन पुलिस हैज टू टेक द सर्च वारंट फ्रॉम द इलाका मजिस्ट्रेट। You cannot search the person or any enclosed place without the search warrant. If you have no time to take the search warrant, आपके पास इतना टाइम नहीं है कि सर्च वारंट लिए जाएं, तो उस पोजीशन के अंदर
आपको जिमनी के अंदर ग्राउंड लिखने पड़ेंगे कि दिस इज द रीजन व्हाई दी सर्च वारंट कुड नॉट बी टेकन। फर्स्ट कंडीशन ये। सेकंड 42 का सब सेक्शन 2, पुलिस इज प्रेजेंट एट ए चौक, some informer came there and he informed that one person is coming with the narcotics, so that is a secret information which is covered by 42 के सब सेक्शन 2 के अंदर फाल करती है। अब उसके अंदर मैंडेटरी क्या किया कि पुलिस इज बाउंड टू रिकॉर्ड द सीक्रेट इंफॉर्मेशन एंड सेंड द कॉपी टू द हायर पुलिस ऑफिशियल। लेकिन उस प्रोविजन को पहले शुरू में तो बिल्कुल कंप्लाई नहीं करते थे। अब इन्होंने क्या प्रोसीजर निकाल दिया कि डीडीआर दर्ज करवा देते, एक रुपये के ऊपर जो इंफॉर्मेशन लिखी और उसकी कोर्ट के अंदर अपने थाने में एमएससी ने डीडीआर दर्ज कर दी। तो वेदर इट इज ए कंप्लायंस ऑफ मैंडेटरी प्रोविजन ऑफ सेक्शन 42, इस पे भी सुप्रीम कोर्ट ने भी कमेंट किया और हाई कोर्ट ने भी कमेंट किया कि ये जो इंफॉर्मेशन है ये 42 को कवर, मैंडेटरी प्रोविजन को कवर नहीं करती कि सिर्फ डीडीआर दर्ज करके। उसका प्रोसीजर ये है, यू गॉट द इंफॉर्मेशन, आप उसको लिखो, एक रिकॉर्ड तैयार करो, प्रिपेयर सीक्रेट इंफॉर्मेशन ऑन पेपर एंड देन सेंड द कॉपीज ऑफ द सीक्रेट इंफॉर्मेशन टू द हायर पुलिस ऑफिशियल, दैट इज एसएचओ, डीएसपी एंड एसपी, हु आर द सीनियर ऑफिसर्स। उसकी 80% केसेस के अंदर कंप्लायंस नहीं होती। और ये सेक्शन जब से एक्ट बना है 1985 के अंदर, इसके अंदर कोई अमेंडमेंट नहीं है। सेक्शन 42 के अंदर ये कंटिन्यू उसी पोजीशन में है, लेकिन एक प्रोविजन रख दिया इसके साथ सेक्शन 43 कि पब्लिक प्लेस के अंदर अगर कोई व्हीकल, कोई आदमी, कोई पकड़ा जाएगा और उससे नारकोटिक्स बरामद होगी और आपके पास इंफॉर्मेशन है पहले से, तो क्या उस पोजीशन में ये मैंडेटरी प्रोविजन एप्लीकेबल होगा? वहां एक्ट के मुताबिक अगर पब्लिक प्लेस है और पब्लिक प्लेस पे सर्च दी गई है, देन सेक्शन 42 विल नॉट अप्लाई टू दैट पर्सन, चाहे उससे कुछ भी रिकवर हो, उसमें 42 एप्लीकेबल नहीं होगा। तो 43 और 42 के दो सब्जेक्ट ये एक दूसरे से मिले हुए सेक्शन। तो ये मैंडेटरी प्रोविजन, फर्स्ट मैंडेटरी प्रोविजन फॉर द सेफगार्ड ऑफ द अक्यूज्ड वाज केप्ट इन द एक्ट, जिसको के शुरू में तो बिल्कुल कंप्लायंस नहीं करते थे, इसकी वजह से बहुत केसेज उठते थे। एक दूसरा मैंडेटरी प्रोविजन सेक्शन 50 ऑफ द एनडीपीएस, इस पे जब एक्ट 1985 में अप्लाई किया गया उस वक्त इट वाज मेड मैंडेटरी, इट इज ए मैंडेटरी सेक्शन, पुलिस इज बाउंड टू कंप्लाई विद द सेक्शन 50 कि उसको नोटिस देना होगा। अगर वो कहता कि मुझे मजिस्ट्रेट के सामने लाओ तो मजिस्ट्रेट को बुलाना है या मजिस्ट्रेट के सामने पेश करो। अगर वो कहता गैजेटेड ऑफिसर के सामने मैंने अपनी सर्च करवानी है तो उसको गैजेटेड ऑफिसर के सामने पेश करो या उसको मौके पे बुलाओ। तो ये दो रिक्वायरमेंट थी। अब सेक्शन 50 के अंदर पुलिस वाले, क्योंकि बहुत ज्यादा ऐसे ऑफिसर भी थे जो कांस्टेबल से प्रमोट हो गए, एएसआई बन गए या और लोअर रैंक से ऊपर चले गए, तो उनको वहां वो डिफेक्टिव ऑफर देते थे। वहां वर्ड यूज कर दिया गैजेटेड ऑफिसर ऑफ पुलिस और मजिस्ट्रेट, दिस इज ए नॉन कंप्लायंस ऑफ सेक्शन 50। या ये वर्ड यूज कर दिया कि गैजेटेड ऑफिसर ऑब्लिक इलाका मजिस्ट्रेट, दिस इज आल्सो नॉन कंप्लायंस ऑफ सेक्शन 50। Section 50 is very much clear that you have to give the offer to the accused that whether you want to search in the presence of a gazetted officer or magistrate. These two words are to be used giving the notice to the accused, and it will be the choice of the accused whether he choose gazetted officer or magistrate. Neither you can add Elaka magistrate nor you can add the police officer. Now, in amendment recent time, gazetted officer जो जितने भी महकमों के अंदर है सबको एनडीपीएस के अंदर सर्च में ज्वाइन करने के लिए ये भी अलाउ कर दिया कि कुछ चाहे स्कूल का प्रिंसिपल है वो भी गैजेटेड ऑफिसर है, एसडीओ है वो भी गैजेटेड ऑफिसर है, तो उन सारों को भी इस चीज की पावर दे दी कि पुलिस विल कॉल देम एट द स्पॉट, दे विल रीच देयर एंड दे विल रिमेन प्रेजेंट टिल द प्रोसीडिंग आर गोइंग ऑन। तो ये था सेक्शन 50, जिसके बारे में पहले कंट्राडिक्शन रही
जब 85 में ये एक्ट बना तो उस वक्त मैंडेटरी था, बट दिस मैटर वाज रेफर्ड टू द सुप्रीम कोर्ट कि वेदर सेक्शन 50 इज मैंडेटरी इन पर्सनल सर्च और सेक्शन 50 इज मैंडेटरी इन ऑल एस्पेक्ट। ये मैटर सुप्रीम कोर्ट को गया। सुप्रीम कोर्ट ने स्टेट ऑफ पंजाब वर्सेस बलदेव सिंह 1999 सुप्रीम कोर्ट Constitution bench, they decided that this section is only mandatory for the personal search of the person, and if any contraband is recovered not from the person of the or body of the accused, then it is not mandatory. तो उस के अंदर भी जो एक्ट बना था शुरू में, बहुत से केसेस इसी बात में एक्विटल हुए कि सेक्शन जहां पर्सनल सर्च है वहां मैंडेटरी प्रोविजन को कंप्लाई नहीं किया गया। बहुत से उस 99 में जब ये स्टेट ऑफ पंजाब वर्सेस बलदेव सिंह की अथॉरिटी आई तो बहुत से केसेस इसी बात पे बरी किए गए कि देयर इज ए नॉन कंप्लायंस ऑफ सेक्शन 50। तो 42 एंड सेक्शन 50 ये मैंडेटरी बनाए गए थे फॉर द सेफ गार्ड ऑफ द एक्यूज कि किसी तरीके से भी कोई फॉल्स इंप्लीकेशन किसी का ना हो। उसके अंदर लेटेस्ट प्रोनाउंसमेंट ऑफ द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑन मार्च 2024 सेक्शन 52 को डील किया। ये भी ऐड किया गया बाद में 52 कि व्हाट प्रोसीजर शुड बी अडॉप्टेड फॉर सैंपलिंग दी कंट्राबैंड। तो उसके अंदर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि पुलिस हैव नो पावर टू टेक द सैंपल। पुलिस मौके पे कोई सैंपल नहीं लेगी। ऑल दी कंट्राबैंड एज ए होल आफ्टर सीलिंग द सेम एट द स्पॉट इन द प्रेजेंस ऑफ ए गेटेड ऑफिसर दे विल प्रोड्यूस इट इन द कोर्ट बिफोर द मजिस्ट्रेट। मजिस्ट्रेट विल ओपन द बैग, check the material, weigh the material, takes the photographs of the contraband, and then put his own seal after separating the samples. That is called representative sample, which are sent to the FSL for verification regarding the contraband. तो इसके ऊपर भी ये जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने मार्च 2024 के अंदर डिसाइड किया, इस केस के ये भी मैंडेटरी सेक्शन एक मैंडेटरी कर दिया कि अगर विदाउट टेकिंग द सैंपल बाय द मजिस्ट्रेट, पुलिस टेकिंग द सैंपल एंड सेंडिंग द सेम टू द एफएसएल, उस पोजीशन में केस बॉडी मजिस्ट्रेट के पेश कर दी, उसने सैंपल दे लिए और ऑर्डर कर दिया कि इसको मालखाने में जमा करवाया जाए। So that is not a correct procedure according to the Supreme Court. A correct procedure is that the magistrate is competent to take the sample from the contraband and he will send the same after sealing the material to the FSL. तो ये 52 सेक्शन जो ऐड 52A ऐड किया गया इस पर्पस के लिए किया गया ताकि पुलिस थाने के अंदर किसी तरीके से भी कोई फाउल प्लेइंग ना कर सके। जो सेफ्टी है सैंपल की, मौके पे तो गेटेड ऑफिसर प्रेजेंट है, उसकी प्रेजेंस में सारी कार्रवाई हो रही है। उस वक्त सील हो गया, सीलें लग गई, एसएचओ के पेश कर दिया, एसएचओ ने अपनी सील लगा दी और उसके बाद कोर्ट में पेश कर दिया। तो कोर्ट ने वो सीलें सारी तोड़ के सैंपल लिए और उसकी अपनी सील लगा के उसको भेज दिया। तो ये सेफ गार्ड इसलिए रखा गया ताकि इन दी प्रेजेंस ऑफ गेटेड ऑफिसर सारा मटीरियल सील हो और उसके बाद मजिस्ट्रेट के और एसएचओ के पेश किया जाए। तो यह सेक्शन 52 के अंदर किया गया जो कि अब एप्लीकेबल है करीबन हर केस के अंदर। द कंट्राबैंड इज प्रोड्यूस बिफोर द मजिस्ट्रेट एंड ही टेक द सैंपल एंड one sample is deposited with the Malkhana and one sample is sent to the FSL for confirmation regarding the contraband. तो ये 52 के अंदर क्लियरली डिफाइन किया हुआ है। उसके बाद जो हमारे एनडीपीएस में अगर किसी का फॉल्स इंप्लीकेशन पुलिस करती है तो वहां क्या रेमेडी है मुलजिम को। अगर झूठा मुकदमा बना दिया और आपने कोर्ट को सेटिस्फाई कर दिया कि मेरे पे झूठा मुकदमा बनाया, उस पोजीशन में एनडीपीएस के अंदर प्रोविजन दिया हुआ स्टेट के कोर्ट कैन लॉज एफआईआर अगेंस्ट दी पुलिस। और ये
एक केस में हो भी चुका, मैंने खुद उसके अंदर डीएसपी, एसएचओ, एएसआई और एक जो सील विटनेस था, वो चारों के खिलाफ कोर्ट ने मुकदमा दर्ज करवाया। आधा किलो ओपीएम प्लांट की थी, वो उस फाइल के ऊपर प्रूव कर दिया कि ये जो ओपीएम है प्लांट हुई है। तो उन पुलिस ऑफिसर के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ और मुलजिम को एक्विट किया। तो ये सेफगार्ड भी दिए हुए हैं एनडीपीएस के अंदर, मुलजिम को कहीं किसी का फॉल्सिफिकेशन ना हो और करेक्ट प्रोसीजर से चला जाए। अब इसके अंदर दो प्रोविजन और हैं, सेक्शन 31 एंड 32 ऑफ द एनडीपीएस। अगर किसी आदमी की सजा होगी तक एनडीपीएस में और उसकी वो सजा सुप्रीम कोर्ट तक एज इट इज अपार्ड हो जाती है और उसके बाद उसको फिर दोबारा पकड़ा जाता है एनडीपीएस में, तो वहां कोर्ट के पास इन सेंटेंस को इनहेंस करने की पावर है कि वो उस सेंटेंस को डबल कर सकता है, उस पावर सेंटेंस को, अगर प्रीवियस कन्विक्शन वाला अगर दोबारा पकड़ा जाता है। और इसमें 32 के अंदर डेथ पेनल्टी का भी प्रोविजन दिया हुआ है कि अगर एक आदमी स्मगलर है, बार बार ये सजा होता है और उसके बाद भी फिर भी वो यही काम करता है, तो उस पोजीशन में उसकी डेथ सेंटेंस भी की जा सकती है। ये भी एक्ट के अंदर 32 के अंदर प्रोवाइड किया हुआ है। तो कुछ सेक्शन जैसे हैं जो कि मुलजिम की फेवर के लिए बनाए गए, उसको कितने तरीके से पुलिस एप्लीकेबल करती है, ये प्रोसीजर की बात है। तो ये जो बनाए गए सेक्शन अमेंड किए गए, 1988 में फर्स्ट अमेंडमेंट की गई, 2001 में सेकंड अमेंडमेंट की गई एक्ट के अंदर, और 2014 के अंदर तीसरी अमेंडमेंट की गई, और 2021 के अंदर भी सम प्रोविजन वर चेंज, और ये अब जो एक्ट चल रहा है उसके अंदर अमेंडेड एक्ट जो सारे सेक्शन ये आए हुए हैं। तो 3-4 बार अमेंडमेंट होने के बावजूद भी अभी तक भी जो डिफिकल्टीज अराइज हो रही हैं वो इन्वेस्टिगेशन के एज इट इज हैं, जो कि ड्यू टू दी नॉन कंप्लायंस ऑफ दी प्रोविजन है कि पुलिस को उनके रूल्स का पता नहीं, कोई ज्यादा पढ़े लिखे नहीं पुलिस ऑफिसर। अब आगे जो यंग ब्लड आ रहा है वो तो इन चीजों को आगे कंसीडर करके उसी तरीके से आगे इन्वेस्टिगेशन करते हैं। तो ये तो है प्रोविजन जो एनडीपीएस के अंदर दिए हुए हैं। इन सारे पिछले एक्ट जितने भी थे, क्योंकि ड्रग एंड कॉस्मेटिक का अलग सेपरेट कर दिया 1940 में, उसको अलग से बढ़ा दिया। डेंजरस ड्रग एक्ट जो था उसको खत्म कर दिया, ओपीएम एक्ट को खत्म कर दिया। ये सेक्शन 82 ऑफ एनडीपीएस के अंदर सारे रिपील कर दिए कि इनमें से कोई भी अब एप्लीकेबल नहीं रहेगा। उसकी जगह ये 1985 आ गया सेक्शन, जो ये एक्ट 85 में अप्लाई कर दिया सेंट्रल गवर्नमेंट ने। अब क्वेश्चन ये है कि ये प्रोविजन तो हो गए, सवाल ये है कि यंग लड़के जो अभी कई तो ऐसे होंगे 1985 में शायद पैदा भी ना हो, उसके बाद पैदा हुए हैं, ना तो उनको पुराने एक्ट के बारे में कुछ पता है। अब प्रोसीजर क्या किया जाए कि किस तरीके से विटनेसेस को डील किया जाए ताकि अपनी तरफ से बेस्ट एफर्ट करके केस में एक्विटल की जा सके। ये तो कोई भी आप ना तो कोई भी एडवोकेट गारंटी ले सकता है कि व्हाट विल द रिजल्ट ऑफ द केस, लेकिन ड्यूटी क्या है एडवोकेट की? ड्यूटी ये है कि वो अपने बेस्ट एफर्ट से बेस्ट तरीके से क्रॉस एग्जामिन करे विटनेसेस पे। उसका प्रोसीजर आपको चालान देगी पुलिस, चालान पेश कर दिया तो सबसे पहला जो मैंडेटरी एडवोकेट के लिए है वो चालान एक बार नहीं, कम से कम 3-4 बार उसको पढ़ो। हर बार आपको कोई ना कोई उसके अंदर नुक्स मिलेगा, जितनी बार उसको ज्यादा पढ़ोगे उसके अंदर कोई ना कोई डिफेक्ट मिलेगा। चालान आ गया, चार्ज लग गया, एविडेंस शुरू होगी, तो आपको किस पॉइंट पे आगे केस को चलाना है, उसके लिए आपने चालान में अपने माइंड में पॉइंट बनाने हैं। लिखने से कि आप लिख के ले जाओगे कोर्ट के अंदर, यू कैन नॉट क्रॉस द विटनेस प्रॉपरली, क्योंकि उससे अगर आपके 2 सवालों का जवाब भी गलत आ गया तो आप उस सारी चीज को भूल जाओगे और आगे प्रॉपरली क्वेश्चन नहीं पुट कर पाओगे। आप लिखो अपने माइंड के अंदर सारी बात को पिक्चर बना लो एक केस की। अब सेक्शन
42 के अंदर केस आया है और गजटेड ऑफिसर नॉट ऑफ द पुलिस, नॉट द मजिस्ट्रेट, एनी गजटेड ऑफिसर। तो ये आपने देखना है। अब इसको क्रॉस एग्जामिनेशन कैसे किया जाए, तो आपको उसके अंदर चालान के अंदर सबसे पहले तो ये देखना है कि जो हमारे मैंडेटरी प्रोविजन हैं क्या वो पुलिस ने कंप्लाई किए, उसको उस नजर से आपने अपने दिमाग में उठा के सीक्रेट पे केस है तो उस पॉइंट पे आपने विटनेसेस को, आईओ को, सील विटनेस को, और अगर कोई प्राइवेट विटनेस है या गजटेड ऑफिसर है उस एंगल पे आपने उसको क्रॉस एग्जामिनेशन करना है कि ये इंफॉर्मेशन है, इसमें क्या क्या डिफेक्ट है, ये आपने कब लिखी, कहाँ भेजी, किसको भेजी, किसके थ्रू भेजी। तो सबसे पहले तो इस चीज पे ही आप क्रॉस एग्जामिनेशन विटनेस को करोगे कि ये जो मैंडेटरी प्रोविजन सेक्शन 42 का है या 50 का है, इसके ऊपर किस तरीके की कंप्लायंस है चालान के अंदर, और उसमें हमने विटनेस को क्या पूछना, उसको आप पर्टिकुलर स्टोरी बना के उस एंगल से आईओ को, सेकंड आईओ को या सील विटनेस को उसी एंगल से क्रॉस एग्जामिनेशन करोगे, और उस क्रॉस एग्जामिनेशन में जो आपको पॉइंट्स मिलेंगे वो आपके आर्गुमेंट की बातें होंगी कि आपने ये पॉइंट्स आप लेके फाइल पे आए हो और ये मेरे आर्गुमेंट्स हैं केस के अंदर। तो क्रॉस एग्जामिनेशन के बारे में पहले भी माय लर्नर फ्रेंड पी के संधीर मेड these efforts to give the फार्मूला ऑफ क्रॉस एग्जामिनेशन कि किस तरीके से क्रॉस एग्जामिनेशन उन्होंने डिटेल में यहाँ बनाया था। लेकिन एनडीपीएस को हम जनरल क्रिमिनल लॉज के अंदर नहीं ला सकते क्योंकि 302 के अंदर कोई मैंडेटरी प्रोविजन नहीं, वहां तो वेदर आई विटनेस है या सर्कमस्टेंशियल है, किस तरीके का केस है उसी एंगल से हमें क्रॉस एग्जामिनेशन करना पड़ता है। लेकिन एनडीपीएस के अंदर हमारे पास कुछ प्रोविजन है, उसको हमने डील करना है, उसी एंगल पे हमने क्रॉस एग्जामिनेशन करना है। उस क्रॉस एग्जामिनेशन से हम क्या क्या चीजें फाइल पे ले आएंगे वो सारी की सारी हमारी आगे आर्गूमेंट्स के लिए काम आएंगी, और उसके ऊपर लॉ पॉइंट्स क्या है, लेटेस्ट लॉ पॉइंट क्या है, ये चीजें आपको ध्यान में रखनी पड़ेंगी कि इसके ऊपर, इस पॉइंट के ऊपर कि सेक्शन 42 के अंदर लेटेस्ट लॉ क्या है, सेक्शन 50 के अंदर लेटेस्ट लॉ क्या है, वो सारी चीजें आपको ड्यूरिंग आर्गूमेंट कोर्ट के सामने स्ट्रेस करनी होंगी। तो इसके अंदर क्रॉस एग्जामिनेशन 3-4 पॉइंट्स के ऊपर हमें करना है। फॉर द सेक ऑफ आर्गूमेंट, पुलिस इज प्रेजेंट एट द चौक ऑफ द सिटी एंड दे एप्रीहेंड ए पर्सन विद द कंट्राबैंड। उस पोजीशन में देयर इज अ चांस रिकवरी। चांस रिकवरी के अंदर क्या कंप्लायंस पुलिस ने करनी थी और वो की या नहीं की। नंबर 1 तो सबसे पहले ये कोई मैंडेटरी नहीं है कि हर केस के अंदर पब्लिक का ज्वाइन किया जाए, लेकिन वन ऑफ द सर्कमस्टेंस है कि पुलिस पार्टी प्रेजेंट इन द थिकली पॉपुलेटेड एरिया, दे आर एप्रीहेंडिंग ए पर्सन एंड दे आर नॉट ज्वाइनिंग एनी पर्सन। दिस इज वन ऑफ द क्रॉस एग्जामिनेशन यू हैव टू ब्रॉट कि क्या एफर्ट्स किए थे आपने विटनेसेस को ज्वाइन करने के लिए, उनके कहीं अगर आपने कोई एफर्ट्स किया तो उनके नाम के बारे में, उनको केस डायरी के अंदर कोई रेफर किया या नहीं किया। तो ये चीजें चांस रिकवरी के अंदर आपको क्रॉस एग्जामिनेशन में लानी पड़ेंगी। उस वक्त ये जो मैंडेटरी प्रोविजन है वो एप्लीकेबल नहीं होंगे। अगर सीक्रेट इन्फॉर्मेशन पे रिकवरी है, अबंडन एरिया है, वहां कोई चीज, ना कोई आदमी है ना ही कोई और चीज अवेलेबल है, उस पोजीशन में नॉन ज्वाइनिंग ऑफ इंडिपेंडेंट पर्सन विल नॉट मेक एनी एफर्ट्स डिफेक्ट इन द प्रोसिक्यूशन केस। लेकिन उस वक्त आपको फिर ये ध्यान में रखना, शर्त जो ली गई है वो आफ्टर सनसेट है या सनसेट बिफोर सनराइज है, उसके प्रोविजन अलग है, उसमें वो उस एंगल पे आपको क्रॉस एग्जामिनेशन करना पड़ेगा। 42 के क्या सीक्रेट इन्फॉर्मेशन मिली थी और कोर्ट पुलिस ने उसको किस तरीके से लिखा है और उसको क्या तैयार किया और कहाँ भेजी है, इस एंगल पे आपको क्रॉस एग्जामिनेशन करना पड़ेगा। डीएसपी भी ये क्रॉस एग्जामिनेशन होगा, आईओ से भी ये होगा और सेकंड इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर से भी होगा, और एसएचओ से भी पूछा जाएगा कि क्या आपके पास कोई ऐसी इंफॉर्मेशन आई कि पुलिस ने किसी आदमी को एप्रीहेंड किया हुआ है। तो ये सारे जो सेक्शन 42 के अंदर अप्लाई करते हैं वो उस तरीके से। उसके बाद नेक्स्ट क्रॉस एग्जामिनेशन आपका है
चलान के मुताबिक सेक्शन 50 किस तरीके से इस केस में पुलिस ने कंप्लाई किया है उसको देखना है। वो अगर कंप्लाई नहीं है, यू विल गेट द सर्टेनली बेनिफिट नॉट हियर इन द हाई कोर्ट और एनीवेयर एल्स। अगर आपने फाइल के ऊपर ऐसे सर्कमस्टेंस ले आए हो, आप ये ना सोचो कि रिजल्ट क्या रहेगा, यू डिड नॉट थिंक अबाउट द रिजल्ट, क्योंकि रिजल्ट कुछ भी हो सकता है केस का, वो हमारे हाथ में नहीं है। हमारा एफर्ट्स क्या है, बेस्ट से बेस्ट तरीके से केस को किया जाए, अच्छी तरीके से चलान से हमें पूरे पॉइंट्स हमारे पास हो दिमाग के अंदर, और किन किन पॉइंट्स के अंदर हमने क्रॉस एग्जामिनेशन करना है, उन सारी चीजों को माइंड में बनाकर तब हमें क्रॉस एग्जामिनेशन करना है। और सर्टेनली आपको कहीं ना कहीं जरूर उस चीज का बेनिफिट मिलेगा कि आपने केस को बहुत अच्छे तरीके से कंडक्ट किया हुआ है। लेकिन अगर आप बिना चलान पढ़े, बिना देखे वहां जाके क्रॉस एग्जामिनेशन शुरू कर देते हो, तो यू विल नॉट गेट एनी बेनिफिट फ्रॉम द क्रॉस एग्जामिनेशन, दैट विल बी टोटली बिकम इररिलेवेंट। कि आपको फैक्ट्स का नहीं पता, आपने किसी इसको पढ़ा नहीं अच्छी तरीके से, तो उस एंगल में क्रॉस एग्जामिनेशन करने का कोई लाभ, उसको कंसीडर करने का कोई लाभ नहीं। तो सबसे पहले तो यही है कि चलान को बहुत अच्छी बार ब्रीफ तरीके से कम 2-3 बार उसको जरूर देखो कि इसके अंदर क्या क्या डिफेक्ट है जो हमने क्रॉस एग्जामिनेशन के अंदर ड्यूरिंग जब गवाहों का क्रॉस एग्जामिनेशन उसमें लेके आ रहे। क्रॉस एग्जामिनेशन तो ऑलमोस्ट क्रिमिनल एक्ट के अंदर, क्रिमिनल लॉ के अंदर, चाहे वो 302 का केस है, चाहे वो 307 का है, 376 का है, नॉर्मली 70 to 80% क्रॉस एग्जामिनेशन इज ऑफ द सेम टाइप। बट वेयर देयर इज अ स्पेशल एक्ट and special provision are provided for the benefit of the accused, then you have to consider those points and you have to make in your mind कि ये पॉइंट्स है जो मैंने फाइल के ऊपर लेके आने हैं और इनके ऊपर मैंने क्रॉस एग्जामिनेशन करना। तो क्रॉस एग्जामिनेशन कोई बहुत ज्यादा कोई मैकेनिकल फार्मूला नहीं है कि इसको कितना लंबा करना है। ज्यादा लंबा क्रॉस एग्जामिनेशन करने से भी कोई लाभ नहीं होता, उसमें भी नुकसान होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। आप एक गवाह को वही सवाल 2-3 बार रिपीट करोगे तो हो सकता पहले आपकी फेवर में हो और उसके बाद आपके अगेंस्ट आ जाए वो। तो क्रॉस एग्जामिनेशन, लेंथी क्रॉस एग्जामिनेशन ऑलवेज डेंजरस टू द अक्यूज्ड। क्रॉस एग्जामिनेशन रेलेवेंट पॉइंट पे करना है कि रेलेवेंट पॉइंट इस केस में क्या है, इनके ऊपर हमने क्या करना है, उन चीजों को माइंड में बेस बना के उस एंगल से आपने क्रॉस एग्जामिनेशन विटनेस को करोगे तो 100% यू विल गेट द सक्सेस इन द केस। आप कोर्ट उसको सजा कर दे कोई बात नहीं, लेकिन आपको अपनी सेटिस्फेक्शन होगी कि मैंने अपने तरीके से बेस्ट एफर्ट से ये केस किया था। वो आपकी ड्यूटी है। जब हम किसी क्लाइंट से फीस लेके तो ये हमारी ड्यूटी हो जाती है कि हम उसको प्रॉपरली बेस्ट से बेस्ट लीगल एडवाइस दे सकें। तो ये क्रॉस एग्जामिनेशन है इस केस के अंदर। प्रोविजन के ऊपर कैसे क्रॉस एग्जामिनेशन करना है, क्या क्या प्रोविजन है एनडीपीएस के अंदर, तो प्रोविजन जो मैंडेटरी है वो आपको बता दिया। अगर आपको किसी भी सेक्शन के बारे में कोई भी किसी प्रकार का क्वेश्चन है तो वो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप सारे भाइयों का जिन्होंने टाइम दिया और पेशेंटली सुना। आई एम हाईली ऑब्लाइज्ड फॉर द बार मेंबर, प्रेसिडेंट एंड एनडीपीएस एक्ट के बारे में, उसके बैकग्राउंड, एक्ट की डिटेल्स, अमेंडमेंट्स, प्रोसीजर, क्रॉस एग्जामिनेशन, सभी चीज़ें डिटेल्स में बताई। इसके लिए हम इनके बहुत बहुत आभारी हैं। किसी भी साथी का और सवाल है तो कोर्टलेस माइक हमारे पास है, उनसे आप पूछ सकते हैं। और हमारी बार एसोसिएशन इस तरीके के प्रोग्राम्स को कंटिन्यूटी में रखेगी। नेक्स्ट वीक आर्ग्यूमेंट्स, हाउ टू प्रेजेंट, हाउ टू प्रिपेयर आर्ग्यूमेंट्स, इसके बारे में अगले हफ्ते हम एक सेमिनार ऑर्गेनाइज करने जा रहे हैं। अब हम आज के की स्पीकर माइक दीजिए। उसमें एक फंक्शन ए है, वो ये कहता है कि अगर कोई स्मॉल क्वांटिटी का पास क्या कंप्लेंट पकड़ा जाता है तो उसको प्रोसिक्यूशन या ट्रीटमेंट ऑफ के लिए जाएगा। मेरे पास जल्दी हाँ, तो मैं सीधे कह देता हूँ कि पुलिस वालों को कह देंगे हमारा बच्चा हमारे कंट्रोल के लिए इसका इलाज करवाता, स्मॉल क्वांटिटी करके लिए हम तो वो फिर सीएमओ उसका इलाज करवाएगा।
बहुत से लोगों को आया ब्लैकमेल नहीं कर सकते जो आइडेंटिटी जो प्रोविजन लगा हुआ है वो भी एनडीपीएस के अंदर है और उसमें जो सेंटेंस प्रोवाइड किया है आइडेंटिटी तरीके से पकड़ा जाता है तो उसके अंदर भी सेंटेंस प्रोवाइडेड है नॉर्मली रिफॉर्मर तरीके से उसको या तो आइडेंटिटी सेंटर में या उसको किसी और सेंटर में भेज के उसकी जो आइडेंटिटी हैबिट है उसको छुपाने की करते हैं और सेंटेंस नहीं होगा तो बहुत ज्यादा सेंटेंस अब हम अपने आज के स्पीकर श्री जयस मल्ली जी को मोमेंटो दे के सम्मानित करेंगे और साथ ही आप सभी साथियों से रिक्वेस्ट है कि जो हमारा बार का यूट्यूब चैनल है उसको मैक्सिमम सब्सक्राइब करें, अपने जितने भी मिलने वाले वकील साथी इंटर्न्स लॉ रिलेटेड पर्सन है उसमें शेयर करें। ये इंफॉर्मेटिव है, जो हमारे बार के अंदर लेजेंडरी एडवोकेट्स हैं जिनकी वास्ट नॉलेज है उसका फायदा सभी को मिल सके।